साहित्य के तत्वों के अंतर्गत आज हम दूसरा भाग देख रहे हैं। पहले भाग में हमने भाव तत्व और कल्पना तत्व देखा। आज हम क्या करते हैं, बुद्धि तत्वों को देखते हैं और इन बुद्धि तत्वों के अंतर्गत बुद्धि तत्व को अंग्रेजी में द एलिमेंट ऑफ इंटेलेक्ट कहा जाता है। काव्य में भाव और कल्पना के बाद बुद्धि तत्व की महत्ता है। इस तत्व में विचार की प्रधानता होती है। कवि अपनी विशिष्ट रचना विशिष्ट मकसद हेतु लिखता है। वो उसके द्वारा अपने पाठकों को एक विशिष्ट संदेश देना चाहता है। तो यह याद रखिए कि वही रचना सर्वश्रेष्ठ होती है कि जिसमें भावनाओं के साथ, कल्पना के सुंदर चित्रण के साथ कोई विचार निहित रहता है, क्योंकि कोई विचार ही किसी रचना को सर्वश्रेष्ठ बना देती है, विशिष्ट बना देती है। तो इसी कारण हर रचना में कोई ना कोई विचार छुपा हुआ होता है। फिर चाहे छोटी से छोटी कविता क्यों ना हो, वो किसी एक विचार पर टिकी हुई होती है। इस विशिष्ट संदेश तथा मकसद के प्रतिपादन के हेतु वह काव्य के माध्यम से अपने विशिष्ट विचारों की अभिव्यक्ति करता है। ये विचार ही काव्य में बुद्धि तत्व कहलाते हैं। बुद्धि तत्व के कारण काव्य सुसंगत तथा प्रभावशाली बन जाता है। कल्पना और भाव को सत्य बनाने का काम बुद्धि तत्व करता है। यह भी सही है कि काव्य में बुद्धि तत्व विशुद्ध रूप में नहीं होता। काव्य में बुद्धि तत्व के कारण औचित्य का आगमन होता है। यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि बुद्धि तत्व से हीन कोई भी वर्णन हास्यास्पद हो जाएगा। संत तुलसीदास के शब्द प्रयोगों के औचित्य और विचारपूर्णता पर न जाने कितनी व्याख्याएं हुई हैं और बराबर हो रही हैं। बुद्धि तत्व साहित्यकार को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है, भावनाओं को सुचारू रूप से प्रस्तुत करता है। तो बुद्धि तत्व महत्वपूर्ण है। तो बुद्धि जो है वो स्पष्ट रूप से जो है में नहीं भरकर नहीं आती साहित्य में, लेकिन उसकी महत्ता इस पर टिकी हुई है क्योंकि भावनाओं का और कल्पनाओं का साकार रूप देने का काम, भावना और कल्पनाओं को सुव्यवस्थित करने का काम, निश्चित दिशा प्रदान करने का काम बुद्धि तत्व करता है। इसी कारण इस तत्व को महत्वपूर्ण माना गया है। बुद्धि को विचार तत्व भी कहा जाता है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने विचार या बुद्धि तत्व को काव्य के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकारा है। यह नकारा नहीं जा सकता कि काव्य में भाव की अधिकता होती है, किंतु बुद्धि का भी काव्य में अपना अलग महत्व होता है। निबंध में बुद्धि तत्व की ही प्रधानता होती है। केवल आज के युग में ही नहीं, प्राचीन काल से भारत और पाश्चात्य देशों में बुद्धि तत्व की चर्चा होती आई है। काव्य में योग अयोग्य का विवेक बुद्धि ही रखती है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे कि बुद्धि तत्व की महत्ता क्या है, बुद्धि तत्व की आवश्यकता क्या है, तो हमने देखा है कि काव्य तो भावनाओं का आवेग है, लेकिन भावना सही है या गलत है, वो किस विचार से प्रेरित है, उसमें कौन से विचार निहित है, ये सुव्यवस्थित करने का काम बुद्धि करती है, बुद्धि तत्व विचार तत्व करता है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि कोई रचनाकार ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है, क्योंकि उनकी मार्क्सवादी विचारधारा भले ही वो किसी रचना को लिख रहे हैं, चाहे वो उपन्यास के माध्यम से हो, कहानी के माध्यम से हो, नाटक के माध्यम से हो, काव्य के माध्यम से हो, तो एक विचार तत्व रहता है और उस विचार तत्व के केंद्र में ही पूरी की पूरी एक चित्र भावनाओं के माध्यम से और कल्पना के सहारे एक आंका जाता है। लेकिन उसका जो मूल तत्व एक विचार पर ही वो निहित रहता है। इसीलिए आज ही नहीं, पाश्चात्य प्राचीन काल से
भारतीय हो या पाश्चात्य साहित्यकारों ने विचार तत्व को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि काव्य में योग्य और अयोग्य का विवेक बुद्धि ही रखती है। यह हमें मानना पड़ेगा कि काव्य का साहित्य में सिर्फ आनंद तथा शुद्ध मनोरंजन करना ही उद्देश्य नहीं होता, साथ साथ बुद्धि की प्रधानता भी उसमें होती है। बुद्धि तत्व एक ऐसी बागडोर है जो असंतुलित दौड़ को रोक देती है। अगर जब हम कहेंगे कि अगर जब साहित्य जो है घोड़ा गाड़ी है, तो इस घोड़े गाड़ी की जो डोर है वो बुद्धि तत्व है। अगर गाड़ी इधर उधर भटक रही होगी तो वही सही दिशा पर उस जैसे गाड़ीवान उस डोर को खींचकर उसे काबू में पाता है और फिर निर्देश देता है सही दिशा की तरफ जाने का, वही काम मतलब जब कभी असंतुलित दौड़ होने लगेगी उस दौड़ को रोकने का काम साहित्य में बुद्धि तत्व करता है। कहा जाता है कि कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध में इस तत्व का होना शरीर में प्राण जैसा है। यहाँ पर काव्य का नाम नहीं लिया क्योंकि काव्य तो भावनाओं का आवेग है, तो वहां पर काव्य महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कहानी, नाटक, उपन्यास और निबंध में बुद्धि तत्व का होना शरीर में प्राण के होने जैसा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बुद्धि तत्व साहित्य के लिए या विचार तत्व साहित्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। चौथा जो तत्व है शैली तत्व, इसे अंग्रेजी में द एलिमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन भी कहा गया है। भाव, कल्पना और बुद्धि तत्व साहित्य के भाव पक्ष से संबंधित हैं। ये सब के सब किससे संबंधित हैं? भाव पक्ष से संबंधित हैं। लेकिन शैली तत्व का संबंध साहित्य के कला पक्ष से। साहित्य के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। तो ये जो पहले वाले जो तीन हिस्से हैं, ये तीन हिस्से भाव पक्ष से संबंधित हैं, और ये चौथा जो तत्व है शैली तत्व, यह तत्व कला पक्ष से संबंधित है। इसे काव्य का शरीर भी कहा जाता है। अगर जब हम इसे शरीर और आत्मा की उपाधि दे दें तो शैली तत्व काव्य का शरीर है। पाश्चात्य साहित्य में शैली तत्व को विशेष महत्व दिया गया है। अंग्रेजी में कहा जाता है स्टाइल इज द मैन हिमसेल्फ। इसी प्रकार प्रत्येक कवि की अपनी एक विशिष्ट शैली होती है। शैली के आधार पर ही कवि की तीन अवस्थाएं निर्धारित की गई है, प्रारंभिक अवस्था, प्रयोग अवस्था और प्रौढ़ अवस्था। शैली के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है। काव्य को सुंदर, रोचक और आकर्षक बनाने के लिए शैली का स्थान महत्वपूर्ण होता है। भारतीय काव्य शास्त्र में शैली का समानार्थी शब्द रीति है। आचार्य वामन विशिष्ट पद रचना को रीति कहते हैं। काव्य में बुद्धि तत्व से सत्य और शिव की रक्षा होती है और कल्पना, भाव तथा शैली तत्व से सुंदरम का निर्माण होता है। सरस शैली, ललित शैली, क्लिष्ट शैली, मधुर शैली, उदात्त शैली और हास्य व्यंग्यपूर्ण शैली आदि वर्तमान युग में शैली के प्रमुख प्रकार माने जाते हैं। तो शैली का महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो विचार है, ये जो भावना है, ये कल्पना है, इसे अमूर्त रूप देने का काम शैली करती है। माफ कीजिए, मूर्त रूप देने का काम शैली करती है। और फिर वो शैली अगर प्रभाव डालने वाली होगी तो सामने वाले के ऊपर, मतलब पाठकों के ऊपर, श्रोताओं के ऊपर वो प्रभाव डालेगी। इसीलिए इसका महत्वपूर्ण है। पाश्चात्य साहित्य में तो शैली को बहुत, भारतीय साहित्य से ज्यादा अगर जब हम पाश्चात्य साहित्य की तुलना करें तो वहां पर शैली को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है कि हर एक का प्रस्तुत करने का तरीका अलग होता है। ये प्रस्तुत करने का जो तरीका है वही शैली कहलाती है। तो अगर यह शैली सही है तो साहित्य महत्वपूर्ण उभर कर सामने आ जाता है। अगर जब हम इसके का उदाहरण, अगर इसकी हम तुलना अगर जब हम करेंगे कि मनुष्य देखने में खूबसूरत है, लेकिन अगर जब वही खूबसूरत कपड़े भी पहनता है तो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगते हैं।
शैली बिल्कुल वही है। शैली जो है आपके विचारों को, आपकी भावनाओं को, आपकी कल्पनाओं को में चार चांद लगाने का काम शैली करती है। इसीलिए शैली का अपना एक महत्वपूर्ण, क्योंकि मूर्त रूप में हमारे सामने जो है शैली के माध्यम से ही कोई साहित्य आता है, इसीलिए उसे नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि आत्मा है, इसका एहसास शरीर के कारण ही तो होता है। अगर शरीर नहीं है तो आत्मा का वजूद कहाँ है? किस प्रकार से उसे हम डिस्क्राइब कर पाएंगे, किस प्रकार से हम उसे समझ पाएंगे? तो बिना शरीर के आत्मा की कोई अहमियत नहीं है, और उसी प्रकार से बिना आत्मा के शरीर की भी कोई अहमियत नहीं है। तो ये चारों के चारों तत्व एक दूसरे से सम्मिलित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर ये चारों के चारों बेहतरीन बन जाते हैं तो वो साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है। जिन जिन साहित्य में इन चारों तत्वों का सही ढंग से प्रयोग किया गया है, वही साहित्य उच्च कोटि के साहित्य में आ जाता है। धन्यवाद।